नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ को विकास पसंद है। जी हां, मिशन 2022 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का विकास कार्ड वो चल चुके हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। अब योगी सरकार यूपी को खिलौना हब बनाएगी। इसके लिए 20,000 करोड़ के निवेश की तैयारी में योगी सरकार नजर आ रही है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये प्रण योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरीके से खिलौने का हब बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो जमीन पर कब आती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। तो लखनऊ में बैठकर चीन को झटका देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और झटका देने की तैयारी यहां साफ तौर पर जारी है। चीन से खिलौने के आयात पर निर्भरता अब कम करने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने खिलौना नीति 2020 को तैयार कर लिया है। चीन को यहां से बैठे बैठे व्यापार में बड़ा झटका देने की तैयारी है। 2025 तक खिलौना उद्योग में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यूपी में खिलौना उद्योग से 3 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। खिलौना उद्योग के लिए अलग से नीति बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश उभर कर आएगा। एमएसएमई विभाग इकाइयों की ओर से बनाए जाने वाले खिलौनों को सहयोग भी करेगा। ये भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत में एमओयू साइन किए गए हैं। ये बड़ी खबर है। मिशन 2022 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का विकास कार्ड। तो बीजेपी की सरकार लगातार विकास के मुद्दे पर बात करती आई है और विकास के मुद्दे को लेकर ही वो चुनाव मैदान में उतरती है। अब चुनावों से पहले एक नया कार्ड यहां बीजेपी की तरफ से हेला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चलती हुई बीजेपी अब दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री ने यह प्रण लिया कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना है, और उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ में कांग्रेस से शैलेंद्र जी इस समय मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस ले उससे पहले प्रेम कुमार जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कोविड के बाद में इस बात का जिक्र किया और चाइना और भारत में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसके बाद में कि जितनी हो सके हमें डिपेंडेंसी अब चाइना से खत्म करनी होगी, खिलौने को लेकर, खिलौना व्यापार को लेकर, उद्योग को लेकर जिस तरीके की तैयारी सरकार कर रही है, क्या लगता है आपको कि जमीन पर यह कब तक होगा? क्योंकि 2025 की डेडलाइन दे दी गई है कि 2025 तक ये पूरा किया जाएगा। प्रश्न ये है सृष्टि जी की सरकार करना क्या चाहती है, देना चाहती है, एक काम करना चाहती है। क्योंकि पहले भी बहुत स्लोगन्स दिए गए जी, वन नेशन वन टैक्स, तमाम तरह की बातें हुई। जीएसटी का दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, नोटबंदी से क्या क्या होने वाला था वो हम देख रहे हैं जी। इसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी का नारा था। कहाँ हुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? क्या पोजीशन है इसकी? लेकिन पुराने नारे को भूल जाइए और नए नारे कि हम ये करने जा रहे हैं। अरे आपने क्या किया वो क्या आप बता रहे हैं? और आप जो करने जा रहे हैं बोल करके ये पुष्पैनी हर आए दिन पैदा करना। खिलौना, चीन क्या खिलौना उद्योग में दुनिया में बादशाह बना तो एक दिन में बना। हाँ। टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम चीजें हुई है वहाँ। यहाँ पर एमएसएमई को जिस तरह से उपेक्षित छोड़ दिया गया, छोटे और कुटीर लघु उद्योगों को, आज सबके सब ये तो कोरोना का लब आया है। पहले ही एमएसएमई सेक्टर का बुरा हाल था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था नेगेटिव में, और आज और बुरी स्थिति है। उन सब चीजों पर ध्यान हटाने के लिए एक स्लोगन केवल गढ़ देने से हम क्या उम्मीद में आ जाएं? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर स्लोगन सिर्फ गढ़ देने से चीजें जमीन पर नहीं होती हैं। आपके तमाम जो सवाल हैं, जो कंसर्न्स हैं कि इससे पहले जो तमाम योजनाएं, जो तमाम नारा यहां पर दिया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आखिरकार कहां है, और इससे पहले भी तमाम ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो आखिरकार जमीन पर हैं कहां, ये भी बड़ा सवाल है। इसके जवाब हम लेंगे। शिवम त्यागी जी हमारे साथ बस थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं लगातार कांग्रेस से। शैलेंद्र जी, क्या रिएक्शन है आपका? योगी सरकार खिलौना नीति पर काम कर रही है, 2025 तक डेडलाइन है कि 25 तक में कहीं ना कहीं हम इसे इंप्लीमेंट करके दिखा देंगे, और चीन को मुंहतोड़ जवाब यहां से देने की कोशिश है। क्या लगता है आपको? सृष्टि जी नमस्कार। देखिए, एक बात तो क्लियर है, जो अभी हमारे साथ में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। झूठ बोलने के अलावा सिर्फ एक बात कहूंगा कि 56 इंची सीना है, झूठ बोलकर जीना है। 2 करोड़ नौकरियां गायब हैं, 15 लाख रुपए गायब हैं,
तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार निरंतर झूठ बोलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की आवाम को मैं एक ही बात कहूंगा, तमाम नौजवानों से एक ही बात कहूंगा कि का चुप साध रहा बलवाना, उठा धनुष और लगा निशाना, ऐसी सरकार को गिराकर फेंक दीजिए, क्योंकि ये सरकार एक नंबर की झूठी, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी और बलात्कारियों के साथ खड़ी है। 70,000 अप्रेंटिस किए हुए लोग परेशान है रेलवे में और कहीं कोई रोजगार नहीं है और निरंतर झूठ बोलती है। और जब आती है तब 5 साल का लक्ष्य देती है, 2025 में कर देंगे, फिर 2019 में कर देंगे, फिर 2024 में कर देंगे। क्या मतलब है? झूठ बोलने के अलावा कोई काम किया है इस सरकार ने तो वो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देना, बस। ठीक है, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। शिवम जी, आपने दोनों ही गेस्टों का जो रिएक्शन है वो आपने सुना। प्रेम कुमार जी ने सीधे तौर पर ये सवाल उठाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्या हालात हैं, ये कोई विस्तार से बताए। इससे पहले भी अभी जब ये कोविड हुआ और उसके बाद में चाइना और भारत की जो सिचुएशन हमने देखी, उसके बाद भी तमाम ऐसे एमओयू साइन हुए, तमाम ऐसे सपने हमें दिखाए गए कि कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा हब बनने वाला है। चाइना से जो कंपनियां बैकआउट करेंगी उनका हब जो है वो यूपी में बनेगा, लेकिन आखिरकार उसका 1% भी क्या कागजों के अलावा जमीन पर आया, ये जनता जरूर जानना चाहेगी। या 2025 का लक्ष्य आपने चुनावी एजेंडे के तहत में दे दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि अपनी ही बातों का जवाब प्रेम कुमार जी ने अपने आप ही दे दिया। उन्होंने ही कह दिया कि कुछ भी चीज एक दिन में डेवलप नहीं की जा सकती। उन्होंने ही कहा कि चाइना अगर खिलौनों का हब बन गया तो एक दिन में नहीं बन गया। मैंने भी नहीं कहा, मेरी सरकार ने भी नहीं कहा कि एक दिन में बन गया और हाँ एक दिन में या हम बन जाएंगे। लेकिन हाँ, हम एक इंटेंट के साथ जनता के बीच में हैं, अच्छे कामों को लेकर, पॉलिसीज को लेकर जनता के बीच में हैं और हम वो करेंगे। अब उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपने कहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है। अब एक चीज बताइए, कुछ दिनों पहले हम उसको लॉन्च कर जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि चाइना से जो इंडस्ट्रीज आने की बात हुई थी उनका क्या स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है कि मेरी सरकार ने एमओयूज दिए हैं और उनको तमाम चीजों की कंपनियों को भरोसा दिलाया है और उसके ऊपर काम क्या किया है। मुझे यह चीज कहने में कोई दो राय और कोई शर्म महसूस नहीं होती थी कि 2017 तक मेरा प्रदेश किस तरह से पूरा देश इसको गुंडा प्रदेश कहता था। हाँ। और आज इसको उत्तम प्रदेश कहने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है, जहां पर प्रेम कुमार जी भी बैठे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश के सेकंड स्टेट बना है, देश का दूसरा स्टेट बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। इसका मतलब यह है कि जो भी यहां पर कंपनी आना चाहती है या कोई भी इंडस्ट्री आना चाहती है या किसी के लिए भी कोई आने के दरवाजे खुले हैं, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और तमाम क्लियरेंस की चीजें वो इतनी फेवरेबल हो गई हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा भी जारी हुआ है, हमसे पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश है। यानी कि आज आप इस बात को मानेंगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना आसान हुआ है, बिजनेसमैन के लिए चीजें आसान हुई हैं, इंडस्ट्री लगाने में आसानी रहेगी, चीजें कहीं ना कहीं बेहतर हुई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर हम आगे जा रहे हैं। चाइना से जो कंपनीज आएंगी, कल अगर वो देखेंगी कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको आना है और उस राज्य में आना है जिसकी ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग 2 नंबर पर है, तो वो बिल्कुल यहां पर आना प्रेफर करेंगी। प्रेम कुमार जी और शैलेंद्र जी सब शायद भूल जाते हैं कि 2017 तक इस उत्तर प्रदेश का किस तरह से नाम लिया जाता था। इस प्रदेश में जब इंडस्ट्री की बात करती थी तो लोग पहले ही डरकर भाग जाते थे कि यहां आए दिन तो धरने चलते रहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वो एक जो पिक्चर थी, जो सो कॉल्ड अपराधी प्रदेश इसको कहा जाता था और उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ आपने जिक्र किया, जो अभी तक का कार्यकाल रहा वो बेहतर रहा, उसमें एक परिवर्तन हमने देखा। लेकिन ये पिछले 1 साल में जो तस्वीर यूपी की अभी बनी है, आप चुनाव में जाने वाले हैं और उससे जस्ट पहले डेवलपमेंट आपने की वो हमने देखा। आज भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तमाम एसएसपी आईएएस अधिकारी हैं जिनको हटाया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको हटाया जा रहा है। लेकिन अपराध एक बार फिर से चरम पर है और इसमें कहीं ना कहीं फेलियर है कि आपने अभी पिछले 1 साल में जो फेलियर देखा है उसका रीजन क्या है आखिरकार? आपको लगता है वाकई में जो आपने काम किया, आपने मेहनत की पिछले सालों में, वो 1 साल में पूरी तरीके से धाराशायी हो गई? देखिए सृष्टि जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब किसी भी चीज पर, किसी भी नेगेटिव चीज पर प्रेशर करता है तो वो रिवर्ट करती है। अगर आप छोटा सा एग्जांपल मैं यहां कर देखूं, मेरे शैलेंद्र तिवारी जी यहां पर बैठे हैं, आपने बिकरू कांड अच्छी तरह से कवर किया, किस तरह से मेरे प्रदेश के विपक्ष ने, सरकार बात कर रही है डेवलपमेंट की, सरकार बात करती है विकास की, सरकार बात करती है 22 करोड़ की,
और शैलेंद्र तिवारी और उनकी पार्टी एक जो गुंडा था, जो गैंगस्टर था, उसमें भी उसकी जाति ढूंढ रहे थे। तो जाहिर बात है चीजों को कहीं ना कहीं जनता के बीच में प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई, अपराधियों की जाति बताना शुरू कर दिया गया, यह कहकर लेकर एक पूरा मार्च निकाला गया उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मणों की हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। सरकार जब डेटा के साथ आ गई तो बोलने लगे कि ये तो सरकार तो पक्षपात कर रही है, डेटा क्यों लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह चीज बहुत क्लियर कर दी है कि हम आने वाला इलेक्शन हो, चाहे आज की सिचुएशन हो, चाहे 17 से 22 तक का हमारा कार्यकाल हो, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से ही मिलाकर देखा जाएगा। आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय की, आप करते रहिए, लेकिन हां, हम जब 2022 के चुनाव में जाएंगे तो पूरी तरीके से डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दे। ठीक है शैलेंद्र जी, वापस आएंगे आपके पास में। अनिरुद्ध जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अनिरुद्ध जी, कितने सहमत हैं आप बीजेपी से? क्या आप लोग सिर्फ इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं, बल्कि सरकार से विकास पथ पर चलने की कोशिश कर रही है? इसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत नहीं है। जब अपने मियां मिट्टू बनना है तो बनते रहे, क्या फर्क पड़ता है किसको? देश प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, लोग कितना अपराध बढ़ा है। जब किसी को सुनना नहीं है, बताना है कि मेरा प्रदेश उत्तम बन गया है, मैं प्रदेश बदल गया है, अपराधी भाग गए हैं, अपराध खत्म हो गया है। अभी आप तो नोएडा में बैठे हैं ना, आप जैसे आपका स्टूडियो नोएडा में है, आज भी 3 लोगों को मार दिया गया। तो आपका विधायक, जब बताइए विधायक सुरक्षित नहीं है, कोई विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? ये बड़ी बड़ी बातें करने से तो कुछ होता नहीं है। इनसे तो बीजेपी के लोगों से जितनी बातें करवानी है उतनी बातें करा लीजिए, खूब इन्वेस्टर समिति करा लीजिए। अब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी बहुत सारे एमयू साइन हो गए और ये हो गया। मैं अपने साथी सीएम से पूछना चाहूंगा, जरा ये बताएं कि 30,000 करोड़ के जो इन्वेस्टर समिति में एमयू साइन हुए थे, उस पर कितने धरातल पर आए? सिर्फ और 3 साल सरकार आपको हो गए हैं, 3 साल में आपने किया क्या? कितने प्रोजेक्ट लगा दिए? कहाँ आपने किया है? तो डेटा इनके पास कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि जाति संप्रदाय की राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा जाति संप्रदाय की राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी है और यही लोग हैं, इन्हीं लोग काम करते हैं उससे। ठीक है शैलेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? साथी शिवम त्यागी जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो 70,000 अप्रेंटिस परेशान हैं, आप ही के कहने से सकता हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिफारिश करवा दीजिए, देश के प्रधानमंत्री से। चलिए, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए, चर्चा जारी है। सर, आप शैलेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। जी, तो 70,000 अप्रेंटिस के जो नौजवान हैं परेशान हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से आप युवा प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, आप ही अपील कर दीजिए, हो सकता है आपकी बात सुन लें। हम आपके माध्यम से ही प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे देंगे। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं, ये वही योगी जी हैं जो लगातार निरंतर भ्रष्टाचार को अपनी आंख के नीचे होते हुए देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि ट्रेन तो मेरा जन्म से नाता है, ट्रेन से ही मुझे सब कुछ मिला है, ट्रेन से ही मेरा किस्मत आता और जाता है। ये कौन सा झूठ वाला वादा है, कौन सी झूठी? उत्तर प्रदेश पे आते तो ज्यादा बेहतर होता। बातें हैं। चलिए, संपर्क टूट गया शैलेंद्र जी से। लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अब उनके झूठ का भांडा फूट चुका है। अब ये 2025, फिर अगली बार आएंगे 2030, फिर उसके बाद अगली बार आएंगे ऐसी स्थिति अब नहीं होगी। अब देश का नौजवान जाग चुका है, सड़कों पर आ चुका है, उसे अपना हक चाहिए। पढ़ लिख कर डिग्रियां का क्या करेगा वो? आप निरंतर लगातार परीक्षाएं कराने की बात कर रहे हो, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका रिजल्ट नहीं दे रहे हो। आप लगातार कोविड संभाल शैलेंद्र जी, परीक्षा पर हमारी डिबेट नहीं है। मैं पहले बता दूं सर, हम लोग ये क्लियरेंस प्लीज रखें कि डिबेट का मुद्दा क्या है उस पर बात करें। परीक्षा जो भी आप जेईई या नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं, वो मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट उसमें दे दिया है कि छात्रों का साल बर्बाद नहीं हो सकता है। तो ये लड़ाई कोर्ट में हो चुकी है और कोर्ट अपना नतीजा दे चुका है। आप अगर कोर्ट से भी बढ़कर हो चुके हैं तो आप अपने आप को कोर्ट से बड़ा समझिए सर, लेकिन ये मामला कोर्ट में था और अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं सर। कोर्ट थोड़ी जा सकते हैं सर, हम यूपी की बात कर रहे हैं। वो मामला कोर्ट में गया सर, कोर्ट अपना स्टेटमेंट दे चुका है उसमें
कोर्ट का क्या फैसला है? कोर्ट में फैसला सुना चुका है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। मेरा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से ये फैक्ट्रियां लगाने की बात कही जा रही हैं, इसमें क्या बुराई है आखिरकार? इसमें बुराई क्या है? मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। हाँ, आप मुद्दे पर बात करिए ना, आप छात्रों पर चले गए। नहीं तो छात्र कहाँ है? फैक्ट्री जो लगेगी उस पर काम किसको देंगे? आपने अभी तक कितनी फैक्ट्रियां खोल दी हैं? एक साइकिल की फैक्ट्री बंद हो गई, उसको आप चला नहीं पा रहे हैं। आप झूठ पे झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। कैसे छुपाएंगे आप झूठ को? कभी टीवी के पीछे छुप जाएंगे, कभी आप जो है जनता को प्रलोभन झूठे दे करके छुप जाएंगे, कभी आप नेहरू के पीछे छुप जाएंगे, कभी आप राहुल गांधी के पीछे छुप जाएंगे, कभी बोलेंगे विपक्ष गलत कर रहा है। आप सही क्या कर रहे हैं? आप भी तो प्रमाण दीजिए। ठीक है, शिवम त्यागी जी बताएंगे राहुल गांधी के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप, बताइए सर। देखिए, हम राहुल गांधी के बिल्कुल पीछे नहीं छुपते, और मुझे क्या लगता है कि उनके पीछे तो खैर कौन ही छुपेगा, वो खुद ही छुपे हुए रहते हैं। ये तो कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो नहीं तो आपको पता है कि साल में से 6 महीने तो खुद राहुल गांधी छिपे रहते हैं। उनको ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उनको तो एसपीजी वापस लेनी इस वजह से पड़ गई क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि उनकी प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी दे। हम किसी के पीछे नहीं छुप रहे हैं, हम जनता के बीच में हैं। हम जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं, 2019 से पहले भी कर रहे थे, 2014 के बाद से कर रहे हैं, 2017 में जनता ने आपको दिखाया, 2019 में जनता ने आपको दिखाया। चिंता मत कीजिए, 2022 में जनता आपको दिखाएगी, 2024 में दिखाएगी, और आप इसको लगातार देखते रहेंगे। ये जो बार बार आप कहते हैं कि जनता का मोह भंग हो चुका है, इस तरह की तमाम चीजें हैं, जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है और उसने बारंबार आपको दिखाया है। लेकिन हाँ, आप आईना नहीं देखना चाहते, वो एक अलग बात है। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात कीजिए, आप उत्तर प्रदेश की सड़कों की बात कीजिए। सड़कें आज हम अगर 31 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं, जहां आप मात्र 11 किलोमीटर बनाते थे, तो फर्क है। आज अगर नोएडा में आप आएंगे तो आपको सैमसंग की एक फैक्ट्री लगी हुई दिखेगी, और उसके अलावा वहां पर जिस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है, वो आपको दिखेगा। अगर डिफेंस के लिए लखनऊ में आज काम चल रहा है तो वो आपको दिखेगा। आज अगर गंगा एक्सप्रेसवे की बात चल रही है तो वो आपको दिखेगा। अगर आज आपको दिल्ली से मेरठ तक 2020 में रोड बनाकर दे दिया जाएगा तो वो दिखेगा। ये सारी चीजें धरातल पे हैं, जनता के बीच में हैं, जनता के सामने हैं। आज अगर हम बात करते हैं कि हम खिलौनों के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हमारे पास विजन है। अरे आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे पास विजन है ना, हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। मैं मानता हूं शायद हमारा विजन 1 महीना या 15 दिन लेट हो जाए, वो अलग बात है कि हम हमेशा टाइम से डिलीवर करते हैं चीजें, लेकिन आपके पास तो कोई विजन ही नहीं है। बताइए यूपी में क्या करेंगे आप मुझे 10 चीजें बता दीजिए कि हम यूपी में ये करेंगे, नहीं बता पाएंगे। और अगर मैं समाजवादी से बात करूं, उनसे भी पूछूंगा, वो भी 10 चीजें नहीं बताएंगे। आकर करेंगे मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, वो ठीक है भाई, मेरी पार्टी का प्रचार मैं खुद कर लूंगा। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश के लोगों को 2022 में क्या देंगे? बेरोजगारों को भत्ता देंगे, जब तक उनको रोजगार। अरे बेरोजगारों को भत्ता तो देंगे, बेरोजगारों को नौकरियां देंगे कि नहीं देंगे? आपने तो बेरोजगारी भत्ता तो सबसे पहले राहुल गांधी को दीजिए, वो खुद बेरोजगार है पिछले इतने सालों से। पहले आप अपने जो आपके जो पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष है उनको बेरोजगारी भत्ता दीजिए। ठीक है, एक मिनट एक एक करके बोले प्लीज। शैलेंद्र जी, बेरोजगारी भत्ता देना जरूरी है, रोजगार पैदा करना जरूरी है? इन दोनों चीजों में से बेहतर क्या लगता है आपको? कि एक नौजवान युवक है या युवती है, वो घर में बेरोजगार बैठा है और आप उसको हर महीने भत्ता देते रहेंगे, या फिर उसके हाथ में काम सौंपा जाएगा कि आप काम करके कमाइए या आपको भत्ता दिया जाएगा? इन दोनों में से अच्छा क्या लग रहा है सर? दृष्टि जी, एक बात बताएं आपको। हाँ। ये जो झूठे और ख्वाबों में आपको जीने का आप बताना दिखा रहे हैं लोग सपना, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मैं आपको सीधा बताता हूँ, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, आत्मनिर्भरता किया। नहीं शैलेंद्र जी, आपका सवाल मैं जरूर पूछूंगी, ये सवाल मैं जरूर पूछूंगी शिवम त्यागी से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी इन चीजों पर ज्यादा फोकस क्यों करती है? आपका एजेंडा हमेशा ये क्यों रहता है कि बेरोजगारों को भत्ता दे दो, किसानों का कर्जा माफ कर दो? मतलब इन दोनों को सशक्त बनाने की बात नहीं होती है, आप उनको फ्री फंड का झुंझुना पकड़ाने की बात करते हैं हमेशा। आप इस बात की बात क्यों नहीं करते कि हम रोजगार पैदा करेंगे, हम किसानों की ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देंगे कि उनको कर्जा लेना पड़ेगा? आपका सवाल तो मैं जरूर पूछूंगी सर, लेकिन आपकी ये सोच क्यों बन गई है कि हर चीज जनता को फ्री फंड में देते रहो? फ्री में देने के लिए आपके पास में फंड कहां से आएगा, या झूठा सपना दिखाते रहेंगे सर? आप हम दोनों तरफ की बात सुनिए ना। तो मैं तो सुन ही रही हूँ, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ,
मैं तो कह रही हूँ, मैं आपका जायज सवाल है, आपका सवाल जायज है कि नौकरियां कहां गई, ये जवाब शिवम त्यागी देंगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ये सोच हमेशा क्यों रहती है कांग्रेस की कि फ्री में दे दो सब कुछ। जी नहीं, फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ। हिंदुस्तान का नौजवान इतना करोड़ों रुपया एग्जाम में देता है, परीक्षा में देता है, ट्रेन में देता है, कहाँ वो पैसा कहाँ जाएगा? जनता का पैसा है, गाड़ा हुआ पैसा। तो नौजवानों को पढ़ा लिखा के और बेरोजगार, नौजवानों को पढ़ा लिखा के बेरोजगारी भत्ता दिया जाए उनकी उसी फीस से कि आपने लाखों रुपए फीस भरे, अब आपको ये भत्ता दिया जाएगा। सुने सृष्टि, अब आप गुमराह मत करिए लोगों को, मैं सीधे बोल रहा हूँ आपसे। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, आप गुमराह करने का काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। गुमराह करने का काम आप जैसे लोग करते हैं। आपका सवाल है, आप जवाब सुनिए, लेकिन ये मानसिकता निकालिए दिमाग से। जब भी इलेक्शन आता है तो आप चिल्लाने लग जाते हैं, कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, इतना कर्जा माफ कर देंगे, और माफ कभी होता ही नहीं है। ये सारी सरकारों पर लागू होता है सर, किसी को फ्री फंड में नहीं चाहिए कुछ भी। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया तो है, किसको दिया है? आपको मिल गया कि हमको मिल गया है? किसको मिल गया है बताइए? आपको तो शिवम त्यागी बताएंगे ना, ये मैं क्यों बताऊं? आपको तो जरूरत नहीं है, आपको कांग्रेस के नेता करोड़ों रुपए का घोटाला करके बैठे होंगे, आपको कहां जरूरत है? शैलेंद्र जी, आपके पहले सवाल का जवाब ले लिया जाए। पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, शिवम त्यागी जवाब दीजिए, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना काल से जिस तरह से स्थितियां बदली है, हिंदुस्तान भी उससे बचा हुआ नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से वो सारी चीजें रोजगार के स्तर पर हमको जाना चाहिए था, हम नहीं पहुंच पाए। पिछले 5 महीने से जो सिचुएशन चल रही है वो मेरे नहीं, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कोरोना में नहीं किया था। मैंने कोरोना में नहीं किया था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि 2020 में कोरोना आने वाला है या मेरी सरकार में कोरोना आने वाला है। याद होगा ना सर, हम बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, उसको पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे, कोई दो राय नहीं है। अगर एक बार कहा है तो इस देश को अगर इसकी जीडीपी बढ़ानी है तो बढ़ाएंगे, अगर इस देश में रोजगार पैदा करना है तो करेंगे, अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो बनाएंगे। हमेशा सारा सामान इटली और चाइना से नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, उसमें जिस तरह से समय लग रहा है, ये सिर्फ मेरी सरकार के साथ नहीं है या फिर मेरे देश में नहीं है, इससे पूरे वर्ल्ड वाइड ये सिचुएशन है। कब तक सरकार से ये उम्मीद करते रहेंगे कि सरकार हमें ये सो कॉल्ड सिचुएशन बता के जस्टिफाई करेगी, और ये जस्टिफाइड आंसर होगा आपका कि पूरी दुनिया में कोरोना है, इसीलिए अगर हम डूब रहे हैं तो जायज है कि क्यों हम डूब रहे हैं? देखिए, डूबना बिल्कुल जायज नहीं है, डूबना किसी भी देश को नहीं चाहिए, नाम डूब रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको एक्सक्यूज मानते हैं तो आपका ये कहना गलत है, कहीं ना कहीं एक्सक्यूज नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि हम दुनिया में कहां आते हैं, और दुनिया की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका भी परस्पर हालत यही है। चाइना को अगर छोड़ दे तो इस दुनिया में कोई भी शायद ऐसा देश मैं नहीं मना कर रहे हैं ना, हम चाइना से कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि सिचुएशन सुधरेगी नहीं, जरूर सुधरेगी। जैसे ही हम इस कोरोना काल से निकलेंगे, देश फिर से आगे बढ़ेगा, देश फिर से उसी पथ पर चलेगा, देश की जीडीपी फिर से बेहतर होगी, देश में नौकरियों के अवसर फिर से बंद होंगे, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज खुलेंगी वहां पर नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, जैसे जैसे लॉकडाउन पूरी तरह से प्रॉपर हटाया जाएगा, उसके बाद से तमाम परीक्षाएं, तमाम जो रिक्रूटमेंट होनी है वो भी होंगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय अगर कोई ये कहे कि ये मात्र एक बहाना है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आदर के साथ कि ऐसा नहीं है। ठीक है प्रेम जी, प्रेम मैं आऊंगी सर। प्रेम जी, कितना जस्टिफाइड ये आंसर लगता है सर? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा सृष्टि जी कि जब बीजेपी के हाथ में सरकार आई थी तब ये देश 7वें नंबर पर था, और उसके बाद बीच में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के रूप तौर पर भी बढ़ा, ये भी उपलब्धि थी। लेकिन आज यही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री देश दुनिया के 42 देशों में 35वें नंबर पर, यानी नीचे से 7वें नंबर पर आ गया जी, नीचे से 7वें नंबर पर आ गया है। ये सारी कहानी बता देते हैं। ये बात कह रहे हैं शिवम जी की कोरोना काल की बात, कोरोना काल में तो हमारी अर्थव्यवस्था निगेटिव और 23% तक चली गई, लेकिन कोरोना काल से पहले जो 2017 से जो नोटबंदी के बाद हश्र हुआ और जीडीपी जिस तरीके से गिरती हुई 3.2 पर आई, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब है, तमाम आपने कैसे तय कर लिया कि जवाब नहीं है? जवाब लीजिए, आप पूरा कीजिए, फिर आपको जवाब देता हूं मैं। इनकी गलती थी, देश में नोटबंदी का परिणाम भुगता। इस बात पर न कभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, न बीजेपी के नेता बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते नोटबंदी पर? जो इस मकसद से आपने नोटबंदी लाया वो मकसद में कामयाब हुआ, देश का भला हुआ, बताइए ना, दिखाइए दुनिया को। हम तो दिखा रहे हैं कि जीडीपी रसातल में चली गई, आप बताइए कि आपने देश जी जवाब है। अब प्रेम जी अब जवाब दे देता हूं, आप सुन तो लीजिए।
अब जवाब दे देता हूं, अगर आपके पास समय है तो अब सुन लीजिए, हर एक चीज का जवाब मिलेगा। ये अपने आप से प्री जजमेंटल मत हो जाइए कि जवाब नहीं है। प्रेम जी अब सुन तो लीजिए, जवाब दे देता हूं आपको। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं, मैं बहस भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जवाब सुने, फिर बार बार ना पूछें। ये आपके लिए ही बेहतर है, तो आप जवाब सुन लीजिए। क्या है? आपने कहा कि हिंदुस्तान की जीडीपी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है, कोरोना का तो एकमात्र बहाना है, और हिंदुस्तान सेवेंथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, और उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग भी बनी, तो उसके बाद 5वें नंबर पर भी हमारे ही समय में आई थी। उस समय पर एनडीए की सरकार ही थी ना, जब हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने थे, हमारी ही सरकार थी, यानी कि पॉलिसीज और ये प्राइम मिनिस्टर तो यही थे, तो हम 5वें पर पहुंचे थे ना। उसके बाद जीडीपी हमारी जो हमें 2014 में जो जीडीपी हमें मिली थी, उसको बढ़ाकर भी हमने दी। जीडीपी ग्रोथ भी हमारी बड़ी। अब आप सुनेंगे ना, नहीं सुनना पड़ेगा, वो भी हमने ही दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि एक समय ये आया 3.2 जीडीपी पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई। आपने देखा होगा किस तरह से अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हालत खराब हो गई थी। 50,000 जॉब एक दिन में अमेरिका में गई थी। अब सुन लीजिए प्रेम जी, अब सुन लीजिए, अरे सुन, मैं मानता हूं बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको, लेकिन सुनना पड़ेगा। उसके बाद आप कहते हैं कोरोना। आप मुझे बताइए, मुझसे बाद में यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सब है। कमाल है प्रेम जी, मैं आपकी बात इसलिए सुन रहा था कि मेरा ज्ञानवर्धन हो जाए, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन लीजिए, आपका भी ज्ञानवर्धन ही होगा। उम्र कोई पड़ाव नहीं है ज्ञान का, सुन लीजिए। समुचित नहीं मिल रहा है, इसलिए बीच में बोला मैंने। सृष्टि जी, शिवम जी बात पूरी करिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सिचुएशन तमाम तरह की चीजें रही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, हमारे ही रिजीम में वो 5वीं पर पहुंची, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बनी, जीडीपी के भी तमाम आंकड़े बेहतर रहे। लेकिन उस तरह से उसके बाद से अगर वर्ल्ड वाइड सिचुएशन हमने देखी है, वो सबके सामने है। मैं इस देश को टीवी के माध्यम से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से कोरोना से हम निकल रहे हैं, जिस तरह से मेरी सरकार की मूवमेंट रही है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत से लेकर चाहे वो तमाम इंडस्ट्रीज को हिंदुस्तान में लाने की बात हो, और चाहे वो आज जिस मूल मुद्दे पर हम आए थे कि खिलौनों का जो एक पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में डेवलप होना चाहिए, उससे इस प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा और आने वाले समय में चीजें बेहतर होगी। मेरे तीनों पैनलिस्ट बार बार उस रिपोर्ट पर नहीं जा रहे जिस पर मैं बार बार जा रहा हूं। आपके जमाने में जो नेता सपा यहां पर बैठे अनिरुद्ध सिंह जी, और ऊपर से रबर स्टैंप के तौर पर शैलेंद्र तिवारी जी की पार्टी काम करती थी, आपके जमाने में इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, ठीक है, बिल्कुल, चलिए गुंडाराज जवाब प्रदेश लेंगे, कहा जाता था। जवाब आज इस लेंगे प्रदेश को अनिरुद्ध ईज जी ऑफ और डूइंग में शैलेंद्र नंबर जी से 2 जवाब मिला है। लेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो 2022 की पहले विकास कार्ड सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर से छोड़ दिया गया है। देखना यह होगा, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इससे पहले जो वादे किए गए हैं वो कहां पर हैं। शैलेंद्र जी क्या कहना चाह रहे थे आप, पूछिए। देखिए, हमारे जो साथी हैं शिवम त्यागी, वो नौजवान युवा नेता है और उनकी बातों का सम्मान है, उनकी बात पर विश्वास है जी। पर भारत के प्रधानमंत्री की बात पर अब कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पर खड़े हुए हैं, झूठ की बुनियाद पर बड़े हुए हैं, हाँ। और झूठ की बुनियाद पर आज भी पड़े हुए हैं। खड़े पड़े बड़े जीरो स्थिति उनकी बनी हुई है। लेकिन मैं शिवम त्यागी की बात पर विश्वास कर सकता हूँ। वो करें ऐलान कि हम 70,000 लोगों को वो देंगे। वो बताएं कि हम उत्तर प्रदेश में इस डिस्ट्रिक्ट में चाइना के खिलौने बनने के बाद जो बन कर आ रहे हैं उनको नहीं आने देंगे, यहाँ खिलौने बनेंगे। बतावें, डेट घोषित करें। ये जो जितने लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ जुमलों के बीच में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान की तमाम विपक्षी नेताओं पर इन महोदय ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने बरी तक किया। ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि 2G बेच दी, 3G बेच दी, 3G बेच दिया, हवा बेच दी। क्यों भाई? उसमें तो हाईकोर्ट ने साफ साफ बरी कर दिया। आपकी सरकार में ही आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकार दूसरी थी। इसका मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान की आवाम को लगातार 50 साल से आगे बढ़ने में विकास के बाधक बने हुए हैं। और आज फिर जब सत्ता आपके हाथ में है तो आपने दुनिया की सबसे बेरोजगारी यही स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कैशलेस, जी हाँ, आज हिंदुस्तान कैशलेस, जॉबलेस, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बातें बेसलेस इस तरह की हो चुकी है। क्या इन लोगों की बात का भरोसा किया जाए? 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, 15 लाख यूं ही आ जाएंगे बोलते थे, यूं ही आ जाएंगे। अब जो 15,000 खाते में थे वो भी चले गए, उसके भी पैसे कट गए। जी,
ये ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि अब जनता माफ नहीं करेगी। हो सकता है शिवम हमारे युवा नेता हैं, इनकी बात का विश्वास भले कर ले, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री की बात का विश्वास जनता नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है शिवम जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 के बीच में जब ये तमाम तरह की चीजें हुई, 17 को चलो मैं इनके लिए थोड़ा सा भूल भी जाता हूं, तो यही तरह की स्टेटमेंट्स इनकी लगातार रही और तमाम तरह के मुद्दे भी इनके नेता राहुल जी लेकर आए कि ये राफेल में ये हुआ है, वो हुआ है, क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट से इनको पता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, इन्होंने कहा कि जनता शायद शिवम त्यागी की बात पर विश्वास कर ले लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की बात पर नहीं करेगी। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं उस संगठन का स्ट्रक्चर का एक तिनके के बराबर का हिस्सा हूं इस देश के, और इस समय मेरी पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं वो तो आदरणीय जेपी नड्डा हैं ही हैं। इस देश के मार्गदर्शक अगर कोई हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं कहता हूं इस देश की जनता आज भी उन पर पूरी तरह से विश्वास करती है और ये बार बार टाइम एंड अगेन इस देश की जनता ने दिखाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, कोरोना की जिस तरह से सिचुएशंस रही हैं इसके बाद हालात सुधरेंगे इस देश के, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की पॉलिसीज रही हैं इस देश की जनता ने उन पर हमेशा विश्वास किया है और वो तो शैलेंद्र जी के सामने ही है कि गैर कांग्रेसी अगर कोई सरकार इतना लंबा रजीम पार करके गई है तो यही एक सरकार है। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो यही एक सरकार है, यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं। वर्ल्ड वाइड, आप हिंदुस्तान तो छोड़िए, वर्ल्ड वाइड अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेंस आज सबसे ज्यादा है तो वो इन्हीं प्रधानमंत्री की है। तमाम बड़े मुद्दे 500 साल से लेकर 70 साल तक के जिनको हमने निस्तारण किया है, अगर वो मुद्दे किसी ने किए हैं तो वो इन्हीं प्रधानमंत्री ने किए हैं। वो तमाम तरह की चीजों का निस्तारण इन्हीं प्रधानमंत्री के दौरान हुआ है, आप तो उनको छू भी नहीं पाए। अब जहां तक बात जनता के विश्वास की है तो यकीन मानिए जिस तरह से हमने 500 साल पुराने मुद्दों का निस्तारण किया है, इसी तरह से 500 साल में ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिस पर इस देश की जनता का बेहद ही विश्वास है, जैसा कि 500 सालों में नहीं हुआ है। शैलेंद्र जी, देखिए, भारत नहीं विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री अगर कोई है तो ये है। हाँ, हो सकता है हमारे शिवम भाई के मार्गदर्शक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शिवम भाई ने जो किताबें पढ़ी हैं वो किताबें इनकी लिखी हुई नहीं है। इसलिए शिवम भाई इस बात को समझते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने हजारों बार जनता के सामने झूठ बोला है और झूठ बोलने की सजा होनी चाहिए। मैं आपसे यहाँ से एलानिया कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि गॉड ऑफ एक्ट है ये कोरोना, मैं बोलता हूँ ये मोदी ऑफ एक्ट है, ये देश का सबसे बड़ा फैक्ट है। जब हिंदुस्तान में कोरोना की दिक्कत चल रही थी तब वो पूरे देश को गले मिल रहे थे, गले लगा रहे थे, लाखों लोगों के बीच में इन्होंने नमस्ते इंडिया का प्रोग्राम किया और लाख सवा लाख लोगों को चक्कर में इन्होंने 1 अरब 35 करोड़ लोगों को परेशान किया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, जनता अगर शैलेंद्र जी, सुनिए कोई बात हो, शैलेंद्र जी, एक मिनट सर, बहुत तेज आवाज मत करिए सर, आवाज यहाँ सबकी बहुत तेज है और मेरी भी बहुत तेज है, मैं आपसे तेज बोल सकती हूँ, लेकिन हम लोग तथ्यों पर और तर्कों पर बात करें ना तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके ये कहने से कि प्रधानमंत्री का किया धरा है ये सब कुछ, हमारे देश में कोरोना आया वो प्रधानमंत्री लेकर आए, थोड़ा तथ्यों पर बात करें सर। ये इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक ना हो वो बातें मत करिए, लॉजिक में दे रहा हूं, जिसमें कोई लॉजिक ना हो वो बातें मत करिए। आप हैंस प्रूफ करवा के लाए क्या कहीं से कि कोरोना प्रधानमंत्री लेकर आए? थोड़ा सा लॉजिकल रहिए सर, थोड़ा लॉजिकल रहिए कि जनता आपको सीरियसली ले। आप चुनाव में जाने वाले हैं, यूपी में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, यूपी में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं सर, यूपी में जमीन ढूंढ रहे हैं ना। प्रियंका गांधी को आप मैदान में लेके आए हैं, यूपी में जमीन ढूंढ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू की तरह लेटने से जमीन नहीं मिलेगी सर, जमीन पर अजय कुमार लल्लू जी जाकर लेट जाते हैं उससे जमीन नहीं मिलेगी। आप थोड़ा तथ्यों पर बात कर ले, तर्कों पर बात कर ले तो बेहतर रहेगा। अनिरुद्ध जी पर जाना चाहूंगी मैं सर, प्लीज ये प्रधानमंत्री कोरोना लेकर आए, इस तरीके की भ्रामक खबरें मत फैलाइए, ये भ्रामक मत फैलाइए, आप अपने फेसबुक चैनल पर जाके फैलाइएगा भ्रामक खबरें, यहाँ पर मत फैलाइए। अनिरुद्ध जी सस्ती जी, देखिए ये शिवम त्यागी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मेरे मार्गदर्शक है, उनके चेला है वो, तो जैसा गुरु वैसे ही चेला, दोनों हमें एक ही तरह लग रहे हैं। ये दोनों बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, वैसे शिवम त्यागी जी बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं।
सारे ज्ञान की बातें बताए दे रहे हैं। हम लोग पूरी दुनिया पहुंच गए, चाइना पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच, सब जगह पहुंच गए। हम लोग डिबेट यूपी की कर रहे थे और इनसे जरा पूछा जाए, इनसे एक जवाब के लिए कि 35 किलोमीटर डेली सड़क बन रही है, इतना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बता दें कि कौन सी जगह सड़क बनी और इनके ही नारे थे कि गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाएगा, क्या हो गया? जो लोग जिनको रोजगार चाहिए था, क्या रोजगार मिल गया? अभी कल एक स्टेटमेंट देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 75 लाख को दे दिया और 100 करोड़ रोजगार इस महीने को दे देंगे। जरा अगर इनके पास डेटा हो त्यागी जी के पास तो बताए कि 75 लाख किसको दिया, 1.25 लाख कहाँ किस जगह दे देंगे? लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों के पास जो कोरोना महामारी चल रही है उन सेंटरों में जरा उनकी हालत भी क्या हो रही है। हम लोग चाइना पहुंच जाएंगे, इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, ये सब फालतू की बातें करने का समय नहीं है। मुझे लगता है ये बताए कि इनको अगर ये अच्छी तरह बता सकते हो तो प्रदेश के क्या हालात हैं, प्रदेश में कहाँ गुंडाराज व्याप्त है, कितना अपराध बढ़ा हुआ है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कोरोना महामारी में जो अभी एक बड़ा स्कैम, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इसमें कोरोना काल में होगा, जो इसमें पीपीई किट का घोटाला हो रहा है। ये सब कहे चीजें आप लोग सस्ती जी पूछिए, इनसे जवाब दे, अगर दे सकते हैं। इनके पास जवाब होगा नहीं, ये सिर्फ ऐसे गुमराह करते हैं। वो बैठे हैं जवाब देने के लिए सर, आप ये प्रेडिक्शन थोड़ा गलत होता है। वो बैठे हैं जवाब देने के लिए, वो हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए। शिवम जी, सवाल ये है, देखिए जो राजनीतिक एजेंडे हैं वो अलग हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको लगता है अभी 2025 का आपने टारगेट दे दिया, 2022 के चुनाव से पहले आपने एक और विकास कार्ड खेला, तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आप चुनावों से पहले चूंकि आप जाने वाले हैं, उपचुनाव भी आने वाले हैं, तैयारी आपको दिखानी है अपनी, लेकिन कोविड के दौर में आपको नहीं लगता कि बड़ा आसान रास्ता नहीं होने वाला है? चुनौतियां बहुत सारी हैं। जो कोविड महामारी से निपटने के लिए आपने वादे किए, टीम 11 की बैठक होती रही, दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने की बातें होती रही, लेकिन वो खामियां अभी बहुत ज्यादा हैं, लूपहोल्स अभी बहुत ज्यादा हैं। उसी बीच में आप ये वादे कर रहे हैं कि हम खिलौना फैक्ट्री लगा देंगे। चाइना से और भारत के बीच में जब द्वेष लगातार बढ़े तब कहा गया जो फैक्ट्रीज वहां से बैकआउट कर रही हैं उसे हम यूपी में हम स्थापित करेंगे, यूपी को महफूज जगह बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ सपने हैं, ये बहुत सुंदर सपने लग रहे हैं, ये पूरे होते हुए अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं सर। देखिए सृष्टि जी, सपना एक किसी भी हकीकत का आधार होता है। अगर आप किसी भी चीज को सोचती हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स में ये करना चाहती हूं, उसके लिए आप अपना एक एक्शन प्लान बनाती हैं, और जब आपने 5 साल के लिए सोचा है तो जाहिर है आप उसे 4 में कर जाएं, 4.5 में कर जाएं या 5.5 में कर जाएं, लेकिन कर आप तभी पाएंगे तब आप ऐसी चीजें सोच सकते हो। आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में कितनी बार किसी ने ऐसा सोचा कि खिलौनों का एक इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम ये चीजें यहां पर लेकर आए? हम उस पर काम कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज से पहले किस तरह से लाइसेंस राज चलता था और किस तरह की सिचुएशन रहती थी, उनके बावजूद भी यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या हाल था और आज क्या हाल है, वो साफ दर्शाता है कि मेरी सरकार चाहती है कि इस देश में, दुनिया में जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका स्वागत है। हम आपको यहां पर एक बेहतर सिस्टम बनाकर देंगे, बेहतर पॉलिसीज बनाकर देंगे, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म करेंगे। जाति धर्म के नाम पर जब सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को जमीनें नहीं मिलती थी, वो प्रॉब्लम्स हम खत्म करके देंगे। जब हम कहते हैं कि हम यहां पर जितना भी ये गुंडाराज और ये तमाम चीजें थे इनको खत्म करके देंगे, जब हम कहते हैं कि हम यहां पर सड़कों का इस तरह से जाल बनाना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में कोई परेशानी ना हो। आप अगर यहां से बाहर जाते हैं, आमतौर पर जाते ही होंगे, अपने चारों तरफ देख लीजिए, जहां पर हम अभी बैठे हुए हैं, नोएडा के चारों तरफ ही अगर हम बात करें, हिंडन वाली रोड से लेकर और इधर जो गढ़ जाने वाली रोड है उधर तक लेकर और मेरठ जाने वाली रोड है उधर तक लेकर, तमाम ये सारी चीजें ये आपने इस 3 साल के दौरान ही देखी हैं। और किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है ये आपके सामने ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं 2025 मेरे देश की जो इतना भी समय इसमें लगेगा, जैसा कि हमने कहा कि 5 साल का एक पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें 5 साल में हम इस सिचुएशन में खड़े होंगे। ये इलेक्शन विपक्ष को देखने का अधिकार है, बिल्कुल देखे, विपक्ष जनता के बीच में ये लेकर जाए कि भाई ये देखिए ये 2022 में चुनाव हार जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मेरी सरकार, मेरे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री ये बात मानते हैं कि जिस तरह से जनता ने हम पर विश्वास दिखाया है और जिस तरह से हमने जनता के लिए काम किया है, 2022 तो क्या 2027 में भी अनिरुद्ध जी और शैलेंद्र जी अपनी पार्टी को ले आए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं गुंडागर्दी के खात्मे की, ये बात करते हैं कि पंडितों को ऐसा हो रहा है, हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बात करते हैं तमाम तरह की चीजों की कि इस तरह से ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। पूरे जीवन जिन्होंने परशुराम या फिर ब्राह्मणों को गाली दी, वो कहते हैं कि हम तस्वीरें बनवाएंगे, मूर्तियां बनवाएंगे। बनवाइए, स्वागत है आपका,
लेकिन पहले कहां थे जब सरकार में थे साहब? अरे नेता सपा से मेरा सीधा सवाल है, अनिरुद्ध जी, अपने रहते हुए तो कभी एक पत्थर नहीं लगवाया आपने परशुराम के नाम का, और अब भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने की बात करते हैं। क्योंकि आपके पास डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास उत्तर प्रदेश के लोगों को देने के लिए कुछ है नहीं। आपके पास आज भी यही जाति धर्म संप्रदाय मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इस तरह से इलेक्शन जीत जाएंगे, 4 गुंडों का संरक्षण ले लीजिए, उनसे पैसे ले लीजिए। वो अब इस प्रदेश में नहीं चलता और ना ही चलने वाला है, और ये इस प्रदेश की जनता ने ठाना दिख रहा है। वो 22 में भी दिखेगा आपको, आप चिंता ना करें। जो अच्छी बातें मोदी जी जैसे करते हैं उन्हीं से आप सीखते हैं। अब कमाल की बात है, अब देखिए मैंने मार्गदर्शक कहा है, मैं उनसे नहीं सीखूंगा तो आपसे तो नहीं सीख सकता। अब अखिलेश जी से सीख लिया मैंने, तो जो कुछ होना है वो भी नहीं होगा। बिल्कुल सीखना तो मुझे इस देश के प्रधानमंत्री से ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया उनसे सीखना चाहती है। आपको 50 वोट गिरा सकता हूँ जहां पर चलना दुश्वार है, आपको 50 वोट गिरा सकता हूँ जहां पर चलना दुश्वार है, और आप करोड़ रोडे बना दिए वहां पर। आप पता नहीं कहां गाजियाबाद में रह रहे हैं, इसलिए लगता है कि सब कुछ सुंदर सुंदर है। जरा प्रदेश में निकल कर देखिए, मालूम पड़ जाएगा। हम पूरे प्रदेश में अनिरुद्ध जी दिन रात घूमते हैं, वही काम है, और पूरे प्रदेश में ही रहते हैं, प्रदेश से बाहर नहीं रहते। लेकिन हाँ इतना जरूर है, इसी प्रदेश को मैं देख रहा हूं, यही वो प्रदेश है जहां पर प्लाकार्ड लेकर लोग कहते हैं कि हमें जेल में डाल दीजिए। यही वो प्रदेश है जहां पर 12,000 जमानतें इसलिए कैंसिल हो जाती है क्योंकि उनको डर है। यही वो प्रदेश है जहां पर जितने बड़े बाहुबली हैं आपके, जिन लोगों को आपने वो हजारों करोड़ टिकटा के और उनको माननीय बनाया है ना संसद भेजकर, उन्हीं की बिल्डिंगें आज टूट रही हैं, और वो टूटने का पैसा भी ये सरकार वसूल रही है। उसी प्रदेश में मैं रहता हूं जिस प्रदेश में आपने गुंडों को टिकट दे देकर सांसद बना दिया था, माननीय विधायक और सांसद आपने बना दिया था। उन्हीं के जो बड़े बड़े वो इतने आपने धनाढ्य बना दिया था, वही तो खत्म हो रहा है आज। ये देखिए ना किस तरह से यूनिवर्सिटी अपने लोगों को दबाकर उनकी जमीन पर बना ली थी, और पिछले 150 दिन से कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रहे हैं आजम खां। अरे जिस व्यक्ति का शहरी विकास मंत्री पिछले 150 दिनों से हो जेल में, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, वो हमें भ्रष्टाचार पर बात बता रहे हैं। बताइए कमाल की बात है। अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो बताइए जाकर कोर्ट को कि आजम खान भ्रष्टाचारी नहीं है। आपकी जब बारी आपसे पूछा जाए सवाल तो आप चुनवाते हैं, आपको जवाब नहीं देना है। चलिए ठीक है प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, बात विकास पर हो रही है सर, आजम खान को मत लेकर आइए इसमें। प्रेम कुमार जी, इसको ऐतराज होगा कि योगी आदित्यनाथ जी खिलौने की फैक्ट्री बनाए, उत्तर प्रदेश को चमकाएं, सब लोग खुश होंगे। क्या विपक्ष की पार्टी, क्या सत्ता पक्ष की पार्टी। पर हमारी चिंता तो ये है कि पुरानी बातें भुला करके नई बातें कह दी जाती है। हाँ। यही मुख्य चिंता है। ये भरोसा दिलाना इनका काम है कि हम खिलौना फैक्ट्री बनाएंगे, खिलौना फैक्ट्री का हब उत्तर प्रदेश को। हाँ। अभी तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मामले में हमारे कोई उपलब्धि सामने नहीं दिखी है, रोजगार के मामले में कोई उपलब्धि नहीं सामने दिखी है। यही चिंता का विषय। ये आगे बढ़े ना, सब पूरे प्रदेश इनके साथ है, ये खिलौना फैक्ट्री का हब बनाए, लेकिन इसको चीन से जोड़ करके, राष्ट्रीयता से जोड़ करके, तमाम चीजों से जोड़ के पॉलिटिक्स करने के अलावा भी कुछ होगा। डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे कि चाइना कर, क्या आप विकास इसलिए कर रहे हैं कि चाइना को जवाब देना है? अरे हमारी अपनी जनता को जवाब देना है, इसलिए विकास जरूरी है। चाइना को जवाब देने के लिए विकास जरूरी नहीं है। ये थ्योरी आपकी गलत है। ठीक है, जवाब लेंगे सर। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं उससे पहले। देखिए, चाइना के जो खिलौने यहाँ आते थे, हाँ। उसके एवरेज में उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री बनेगी, बहुत स्वागत योग्य बात है। लेकिन आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान को, जनता को आपने खिलौना बना दिया है। जब हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जरूरत अस्पताल की है तो आप खिलौना फैक्ट्री लगाएंगे। 3.5 वर्षों में एक फैक्ट्री का नाम बताइए जो आपने चलाई हो। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें इतनी महंगी हो चुकी है, कौन आएगा, कौन सा उद्योग लगेगा? हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार लगातार आपके चैनलों के माध्यम से लोग देख रहे हैं। कौन आएगा उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगाने? 29% जीडीपी जा चुकी है देश की, और भारत के प्रधानमंत्री से लोग सीखते हैं। अरे कौन सीखेगा फेलियर आदमी से? कौन सीखता है? बताइए शिवम भाई, आप शिवम जी बताइए। कौन सीख रहा है? देखिए मैं देखिए शैलेंद्र जी, बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं आपसे
आप चिंता ना करें, खिलौने की फैक्ट्री राहुल गांधी के लिए नहीं लगाई है और वो 2 दिन में नहीं लग जाएगी। आलू से सोना बनाने वाली मशीन टाइप का सिस्टम नहीं है कि 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, 5 साल लगेगा। आज मेरा देश कोरोना से पीड़ित है, 2025 तक नहीं रहेगा। भविष्य के लिए प्लान करके चलना पड़ता है और वो राहुल गांधी जी जैसे छोटे दिमाग वाले लोग और उनकी पार्टी के वैसे वाले लोग उतने भविष्य की स्कीमों को नहीं समझ सकते। तो मैं आपसे वो उम्मीद नहीं कर सकता कि आप 2025 के किसी भी प्लान को समझ पाए, लेकिन चिंता मत कीजिए। और दूसरा, मुझे प्रेम कुमार जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन परेशानी है चाइना से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो। साहब क्यों ना करें चाइना से कंपैरिजन। एक बात बताइए, अगर वर्ल्ड में कोई खिलौने बनाने का कोई लीडर एक देश है, अगर उसको हम एजेंडा और उसको हम एम लेकर चल रहे हैं या उससे लड़ने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है। और अगर राष्ट्रवाद की भी बात कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये आपका झूठा राष्ट्रवाद है। कमाल की बात है। शैलेंद्र जी राहुल जी के लिए नहीं है खिलौनों की। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये बताइए, खिलौनों की फैक्ट्री से इतना दुख किस बात का? शिवम जी, शैलेंद्र जी, प्रेम कुमार जी का कंसर्न सिर्फ इतना है, आप खिलौना फैक्ट्री बनाइए, आप हब बना दीजिए, पूरा यूपी आपके साथ है। उन्होंने कहा क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या जनता, हर कोई आपके साथ है। किसको पसंद नहीं है कि 30 लाख या 3 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ रोजगार हमारी जनता को मिलेगा? सबको पसंद है, सबके लिए बेहतरी होगी। लेकिन जो पिछले वादे किए गए उसका नतीजा क्या है? आपने 2 करोड़ नौकरियों पर सवाल पूछा गया, आपने कहा अभी हमारा देश कोविड के दौर में है। हमारा देश पिछले 6 साल से तो कोविड के दौर में है नहीं, ये अभी चंद महीनों में ये परिस्थिति हुई है। और जब जब ये सवाल पूछा गया है तो इसका जस्टिफिकेशन आज आप कोविड दे रहे हैं, इससे पहले आप कुछ और देते हैं। तो एक भी वादा ऐसा मजबूती के साथ आपके पास में है जो आपने पूरा किया हो, जिससे प्रेम कुमार जी या अनिरुद्ध जी या फिर शैलेंद्र जी आपके ऊपर भरोसा करें कि अगर आप कह रहे हैं तो 25 तक ये होगा? जी बिल्कुल है, वादे की अगर हम भरोसा है सर आप सुन लीजिए, देखिए वादे की अगर हम बात करें, मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि हमने तो वो वादे भी पूरे किए जो 500 साल से पेंडिंग थे और 70 साल से पेंडिंग थे। अगर आप सिर्फ खास तौर पर इकोनॉमी के बारे में बात कर रही हैं, मैं उन वादों को नहीं दोहराना चाहता क्योंकि यहां पर बाकी सब बैठे हुए लोग फिर उस बारे में चले जाएंगे। तमाम वो वादे हैं जो हमने पूरे किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, जहां तक बात 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की है, हम उस पर आज भी मजबूत हैं, काबिज हैं, बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जहां तक बात मेक इन इंडिया की है, हमने मेक इन इंडिया को बढ़ाया है, वहां पर तमाम चीजें निर्मित हुई हैं। आज अगर पीपीई किट से लेके मास्क तक की बात करें और मेट्रो ट्रेन के जितने भी रूफ रेल हैं उनकी अगर हम बात करें तो आज हम मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं कि कृषि पर कहीं ना कहीं बेहतर रहा है, तो कोरोना के इस दौर में भी कृषि की ग्रोथ रेट बेहतर रही है। आज अगर हम बात करते हैं सड़कों के जाल की, हमने कहा था कि हम इस देश को एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, यहां पर तमाम चीजें बढ़ाने के लिए हमें घर घर तक एक सड़क की बेहद जरूरत है। तो आज हम कांग्रेस में और हम में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप मुझे डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सरकार रूलिंग्स, इन्होंने ये कहते थे, इनका हमेशा कहना था कि इनकी जीडीपी बहुत बेहतरीन चल रही थी, बावजूद इनके इन्हीं के केंद्रीय मंत्री का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर था कि हमारे पास हवाई जहाज खरीदने के पैसे नहीं है साहब। वो अलग बात है कि इनको अपनी जो राजमाता है उनके लिए चॉपर खरीदने थे, उसके लिए पैसे थे। उसी के बाद देखिए आज डिफेंस में हमने पिछले साल से इसी साल में अगर हम बात करें 6% की बढ़ोतरी करी। ये कहां से आ रहा है? ये ग्रोथ ही है ना। जहां अगर हम बात करते हैं, ये लोग 11 किलोमीटर सड़क बनाते थे, आज हम 33 बनाते हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो तमाम तरह की चीजें जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते थे, आज हम उनको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड वाइड जो चीजें कुछ समय से रही हैं, कोरोना से पहले भी अगर हम चले जाएं, जिस तरह से चीजें रही हैं उससे हिंदुस्तान भी अछूता नहीं ठीक है प्रेम जी, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें बेहतर होगी। आखिरी कमेंट प्रेम कुमार जी। शिवम जी बोल रहे हैं कि राफेल खरीदने, पहले हवाई जहाज खरीदने के पैसे नहीं थे। देखिए राफेल 125 से ज्यादा का डील था, इसको 36 खरीद के ले आए, इतना जरूरी था। सर 125 की डील 2003 से चल रही थी। नहीं प्रेम जी, झूठ मत बोलिए जनता को। ना राफेल 36 राफेल में रह 36 इसलिए आए सर कि 2003 से जब से आप सरकार में आए थे तब से आप इस देश को एक झुंझुना दिए हुए थे और झूठ बोल रहे हैं। सर मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। अनिरुद्ध जी आखिरी कमेंट। प्रेम कुमार जी माफ कीजिएगा सर, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। अनिरुद्ध जी आखिरी कमेंट। जो डेवलपमेंट है उसमें नीचे से 7वें नंबर पर पहले युवाओं से अब ये यूपी में खिलौने बजवाएंगे, इनके पास यही काम है, यही लोग यही करते रहेंगे, काम होगा नहीं कुछ धरातल पर। ठीक है शैलेंद्र जी आखिरी कमेंट। शैलेंद्र जी। शशि जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपकी तमाम सहेलियां भी होंगी, तमाम नौजवान होंगे जो बेरोजगार होंगे। आप खिलौने की फैक्ट्री लगाओ, खेल करो, कुछ करो, लेकिन आज जो अस्पतालों में बीमार हैं, जो अस्पताल इनके लिए नहीं मिल पा रहे हैं,
जिनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको कोविड ने घेर रखा है, जिसपे कोविड की वजह से आफत आ चुकी है, उन तमाम सब चीजों को देखते हुए आपका ये मामला भी जुमला हो चुका है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर विपक्ष का एक ही सवाल है कि आखिरकार इससे पहले जो तमाम वादे किए गए रोजगार को लेकर, जो तमाम एमओयू साइन हुए थे, वो आखिरकार कहां पर है, वो फैक्ट्रियां आखिरकार कहां पर हैं जिसके सपने दिखाए गए थे। तो एक और सपना यहां पर सरकार की तरफ से दिखाया गया है, विकास का कार्ड कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर चुनावों से पहले एक बार फिर से विकास का राग अलापने लगी है यहां पर सरकार। लेकिन अब देखना यह होगा कि समय बहुत कम है और किस हद तक ये इंप्लीमेंटेशन हो पाता है और विपक्ष इन सब मामलों को कैसे उठा पाता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।